Hello, Namaste, my dear children, my parents. Welcome to you on my YouTube channel @Sonu Pre Primer. स्वागत है मेरे इस वीडियो में आप सभी का और हमारे प्यारे बच्चों का खास करके, क्योंकि अब से मैं सप्ताह में 2 या 3 वीडियोस अपने छोटे छोटे प्री प्राइमर किड्स यानी हमारे जो सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल तक के, उनके लिए मैं कुछ वीडियोस लाने वाला हूं। तो चूँकि आज का यह मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, जो कि @सोनू प्री प्राइमर के नाम से जाना जाएगा, और उम्मीद है आज से मैं जिस टॉपिक पे भी चर्चा करूंगा वो आपकी और हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई होगी। आपके बच्चे हों या हमारे बच्चे हों, उनकी जो छोटी छोटी कठिनाइयाँ होती है, चाहे वो स्कूल में हो, घर में हो, उनके होम ट्यूटर के साथ हो, इस तरह की परेशानी से अगर आप परेशान हो चुके हैं तो इस तरह का वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन मैं जहाँ तक पर्सनली अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम सुखदेव कुमार है। मैं पिछले 12 साल से एक छोटे से स्कूल में ही कह सकता हूँ, क्योंकि वो हमारा 10+2 का स्कूल है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ मैं पढ़ाता हूँ और ख़ासकर मुझे प्री प्राइमरी क्लासेस में जाने का मौका मिलता है, और वहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो कि हैं बहुत अच्छे, लेकिन उनके पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो याद तो कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम के समय वो लिख नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनका नंबर कम आता है, उनकी राइटिंग गड़बड़ है। तो इन सभी बातों पे मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा कि आप इससे किस तरह निदान पा सकते हैं और अपने बच्चे में सकारात्मक सुधार ला सकते हैं। तो जैसा कि ये वीडियो छोटे छोटे बच्चे के लिए, तो बच्चे को कहानी सुनना ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं सबसे पहले आज आपको और हमारे जो छोटे बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी कहीं घूमने जा रहे थे। घूमने के क्रम में उनके रास्ते में एक नदी आ जाती। वहाँ पे उन्हें ये पता नहीं होता है कि अब वो नदी को किस तरह पार करेंगे, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा होता है। उसी समय उनके पास एक साधु जी आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम ही स्वामी विवेकानंद हो? तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो फिर आप इस नदी को पार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको तो पूरा विश्व जानता है। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, क्या आप इस नदी को पार कर सकते हैं? तो वो साधु बड़े प्रसन्नचित्त मुद्रा में होकर बोले, हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए छोटा सा काम है। और वह अपनी अंदरूनी शक्ति से जिसे उन्होंने अपने 10-15 साल की तपस्या से प्राप्त किए थे, वो उस नदी पे चलकर इस तरफ से उस तरफ पार हो लिए, फिर उधर से रिटर्न होके वापस स्वामी जी के पास आ जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं, देखा, तुम्हें विश्व में सभी जानता है, लेकिन तुम एक नदी को पार नहीं कर पाए। तो वो पूछते हैं, साधु पूछते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते हो, मैं पार कर सकता हूँ, फिर भी तुम्हें पूरा विश्व जानता है और मुझे कोई नहीं जान पाता है। तो स्वामी जी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। तभी एक नाव आके ठहरती है और स्वामी जी तथा वो साधु उनको साथ लेके नदी को पार करने लगते हैं। पार करने के पश्चात जब स्वामी जी नदी के पार हो लेते हैं, तो वो 1 रुपये का सिक्का उस नाविक को देते हैं, जो कि भाड़े के रूप में उन्होंने उस समय दिया। तो वो 50 पैसे के हिसाब से दोनों का एक तरह का किराया उन्होंने दिया। तो स्वामी जी बोलते हैं, उस साधु से मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आपने 15 साल की तपस्या की और इस छोटे से काम के लिए आपने वो सारा तपस्या एक साथ लगा दिया। अगर आप इस 15 साल में इस तपस्या को, इस छोटी सी जो आपकी अंदरूनी शक्ति है, इसे ना पार करते हुए अगर मानव सेवा में लगा देते, किसी मानव का उद्धार करते, अपने समाज का उद्धार करते, तो आज आपको भी सारा विश्व जानता। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और मन ही मन क्षमा प्रार्थी होकर वहाँ से विदा ले लिए। तो ये छोटी सी कहानी थी। मैं जब भी आऊँगा छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ लेके आऊँगा, ताकि वो सुने, समझे और उस बात को ध्यान से समझे कि हमें क्या करना है, हमें जीवन में किस तरह से अपनी हर कठिनाइयों को दूर करना है। तो सबसे पहले जब भी हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग्स होती है, पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है, उसमें जब भी पेरेंट्स आते हैं तो उनका 1, 2, 3 जो सवाल
आते हैं वो सबसे पहला होता है वही जो मैंने पहले बताया, बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, जब भी देखो शरारतें करता है। तो शरारत तो बच्चे करेंगे, लेकिन उसको उसकी दिलचस्पी किस चीज़ में है उस चीज़ को जान के हम उनके हिसाब से अपने रूटीन को तैयार करें तो बच्चे को भी पढ़ाई में मन लगेगी और हमारा भी मन लगा रहेगा और बच्चे का और हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा। तो जैसा कि एक सबसे अहम सवाल अभी के दौर में आता है, बच्चे टीवी और मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा, बच्चे जब जन्म लिए 2 साल की उम्र में मम्मी बड़ा खुश होकर बोलती है मेरा बेटा मोबाइल देखने लगा है। बिना मोबाइल देखे वो दूध तक पीता ही नहीं है और वो उन्हें मोबाइल दे देती है। तो बच्चा तो अब समझ लिया है कि मुझे जब दूध पीना है, रोना है, 3 साल की उम्र में आया, 4 साल की उम्र में आया, तो उसे पता हो जाता है अब मुझे क्या करना है, जो मुझे मोबाइल मिलेंगे, टीवी मिलेगी। तो मम्मी भी परेशान होती है, अपने काम में व्यस्त होती है, पापा को ऑफिस जाना है और बच्चे को मोबाइल दे दिए, दूध की बोतल दे दी और बच्चा खुशी से दूध पी लिया। इसी क्रम में होता है टीवी। टीवी जब मम्मी देखने लगती है, बोलती है बेटा मैं मोबाइल में ये सीरियल देख लेता हूँ, तुम टीवी में जाके कार्टून देख लो। तो ये आदत तो डाला हमने है ना, तो फिर आज बच्चे को दोष क्यों दें? अगर हम शुरू में ही उन्हें मोबाइल देने से परहेज करते, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते, तो वो काश शायद हो सकता था कि आज वो मोबाइल से बहुत दूर होता। लेकिन उनको आदत हमने दी है, तो हम ही को उससे हम उनको निकालना होगा। और ये निकालेंगे कैसे? उन्हें समझाएंगे। मोबाइल में यूट्यूब पे या गूगल से हम डायरेक्ट सर्च करके ये वीडियो भी देख सकते हैं कि मोबाइल के दुष्प्रभाव हमारे छोटे बच्चों के आँखों पर किस तरह प्रभावित हो रहा है, हमारे छोटे बच्चे के आँख उससे किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। ये मोबाइल का युग भले ही है, लेकिन हमें बच्चों को कम से कम मोबाइल से दूर रखना है। मैं देखता हूँ बच्चे जब 8वीं 9वीं 10वीं तक में पढ़ाई करने स्कूल आते हैं तो वो मोबाइल लेके आते हैं और इंटरनेट है। वो इंटरनेट है क्या? आज वो इंटरनेट के सहारे पढ़ाई का बहाना करते हैं और देखते हैं जो वीडियोज़ उन्हें नहीं देखनी चाहिए वो वीडियोज़ वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा हमारी गलती के कारण हो रहा है। तो हमें छोटे छोटे बच्चे को ये दिखाना है, इस तरह का वीडियो दिखाना है कि बाबू देखो ये बच्चा लगातार वो वीडियो मोबाइल देख रहा था, कार्टून्स देख रहा था, टीवी देख रहा था, इसकी आंखें फट गई है या इसकी आंखें ख़राब हो गई है, इसको डॉक्टर ने सब हमेशा के लिए चश्मा लगाना बोल दिया है। इस तरह की बातें अगर हम बच्चे को समझाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत ही कमज़ोर दिल के होते हैं, नादान होते हैं, एकदम कोमल दिल के होते हैं और वो इन बातों को समझेंगे और धीरे धीरे उनकी मोबाइल से दिलचस्पी दूर होती चली जाएगी। और जैसे ही बोलते हैं ना बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका सबसे ज़्यादा कारण है उसके मम्मी और पापा और उनकी पूरी फैमिली, उनके टीचर जो उनको रोज़ करते हैं, उन्हें पढ़ाने आते हैं, चाहे घर पे हो या स्कूल में हो। किसी भी बच्चे को बार बार टोकना नहीं चाहिए, उसे हर काम में इग्नोर नहीं करना चाहिए। टोकने का मतलब होता है बच्चा जब भी कोई शरारत करता है तो हम उन्हें बोलते हैं बाबू ऐसा मत करो और उन्हें डांट देते हैं। हम जानते हैं बच्चा है शरारत करेगा, लेकिन उसे बार बार टोकते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है और उन्हें लगता है कि मैं कोई भी काम करूँ ना मुझे मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, वो बिल्कुल शांत रहने लग जाता है। तो यहीं पे सबसे जो उसकी अंदर की मानसिक विचारधाराएं जो है वो चेंज होने लगती है, उसमें काफ़ी बदलाव आने लगते हैं। जहाँ बच्चा को ग्रो करना होता है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल तक के बच्चे जब ग्रो करने की स्थिति में होते हैं उस समय हम उन्हें डांट के दबा देते हैं, उन्हें बार बार दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। देखो तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा है, देखो तुम्हारी बहन इतनी अच्छी है, तुम्हारा भाई इतना पढ़ने में तेज है, तुम बड़ा होकर क्या करेगा, तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम कुछ कर पाओगे। ये सभी बातें बच्चा जब सुनता है ना तो आप जिससे उनकी तुलना करते हैं वो उसका शत्रु हो जाता है, उसका सबसे बड़ा शत्रु दुनिया में वही हो जाता है। अगर आप एक भाई की बहन से तुलना करते हैं तो भाई को लगता है कि अब मम्मी आएगी और बोलेगी देखो तुम्हारी बहन ये कर रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन बड़ी होकर डॉक्टर बन जाएगी, तुम क्या करोगे, रिक्शा चलाओगे। ऐसा ही हमारे समाज में होता आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ नहीं करना है। हमें ये समझाना है बाबू देखो आपकी दीदी अच्छा कर रही है, आपके फ्रेंड्स अच्छा कर रहे हैं, आपको जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है आपके टीचर के द्वारा, आप भी अगर ठीक ढंग से उसे सुनेंगे, उसे अपने अंदर लाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप भी अच्छा कर सकते हैं। तो हमें बच्चों के अंदर निगेटिविटी नहीं आने देना है, उसका कंपैरिजन कभी नहीं करना है। हो सकता है इसका एक सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा जब वो किसी दिन पूछ दे पापा आप क्या करते हो, तो आपका जवाब आएगा बेटा मैं शॉपकीपर हूँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ,
मेरी छोटी सी बिजनेस है, तो आपका कंपैरिजन वहाँ कर सकता है। वो भी बोल सकता है आप अनिल अंबानी क्यों नहीं बन गए पापा, जब आप इतने इंटेलिजेंट थे, जब आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं, तो आप धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन गए, रतन टाटा क्यों नहीं बन गए, जो छोटा सा बिजनेस लेके आप बैठे हुए हो। इसलिए तुलना बच्चों की कभी नहीं करें। ईश्वर ने सभी को अलग अलग दिमाग दिए हैं, सब में सोचने की शक्ति अलग अलग दिए हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से चलेगा। उसकी तुलना कीजिएगा तो एक दिन बच्चा आपका तुलना करेगा और तभी आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और आपको अपने बच्चे के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ उसे किसी का शत्रु नहीं बनाइए, अपने बहन को साथ उसका बहन व भाई का प्यार रहने दीजिए, ना कि एक इनेमी वाली भावना आने दीजिए कि वह मेरा शत्रु हो गई है, वो मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। वो दीदी के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, भाई के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, अपने दोस्तों के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। सबसे अहम सवाल एक और आता है, जब हम किसी बच्चे को पढ़ाई से संबंधित बात करते हैं, किसी बच्चे की, तो दूसरों के सामने बोलते हैं मेरा बच्चा टेबल में बिल्कुल जीरो है, मेरे बच्चे का साइंस बहुत ही गड़बड़ है, मेरे बच्चे का देखिए ना मैथ्स में केवल 45% मार्क्स आए। तो बच्चा आपकी बातों को सुनता है कि मम्मी या पापा मेरी बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ आपने एक गलती कर दी। आपका बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में सबसे अच्छा नंबर लाया है, आप उसके सामने ये बात बोलिए ना, मेरा बच्चा एसएसटी में 85 लाया है, ड्राइंग में उन्होंने 99 तक कवर किया है। बच्चे की दिलचस्पी जानिए और उनकी जो पॉजिटिव बातें हैं उनके सामने रखिए, अपने रिलेटिव्स के सामने रखिए। उनके टीचर से भी ये कहिए कि मेरे बच्चे का इस क्षेत्र में ज़्यादा मन लगता है, उन्हें सर थोड़ा इस क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कीजिए, और मेरे बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसे मैं आगे चल के एक अच्छा आर्टिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो उनकी बातों को जब आप समझ जाएंगे ना, तो बच्चा धीरे धीरे जिस भी सब्जेक्ट में है वो धीरे धीरे काफ़ी ग्रो करेगा। और उनके अंदर ये भावना लानी है, ये कभी नहीं लानी है कि आपका दोस्त 95 लाया है, बेटा आप इसको कवर कर लो। ये बोल सकते हैं बेटा आपका दोस्त 95 लाया, आप इस समय 65 पे हो, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में 70% तक जाना होगा। और बच्चा आपका खुशी से थोड़ा मेहनत करेगा और आगे जाएगा। ऐसा नहीं किसी को हम, अगर एक एग्जांपल देता हूँ, एक रिक्शा चालक की बात मैं करता हूँ। अगर किसी रिक्शा चालक है एक, और उसकी एज 55 है और वो अप्रॉक्स 120 kg तक का वेट लेके एक साथ रिक्शा पे चल सकता है। लेकिन अगर उसके मन में या उनको पारिवारिक प्रेशर आ जाए कि आपको ज़्यादा इनकम करके घर लाना है, तो वो क्या करेगा, वो एक साथ 2 की जगह 3 पैसेंजर को बिठाएगा और 20 की जगह 30 की जगह 40 और 50 कमाने की कोशिश करेगा। ऐसा करने में एक दिन क्या होगा, सप्ताह, महीने या 6 महीने के बाद होगा कि वो अचानक से बीमार पड़ेगा और उनको डॉक्टर फिर ज़िंदगी में कभी रिक्शा चलाने की शायद इजाज़त भी ना दे। हम इस बात से ये समझते हैं कि हमारा बच्चा जब छोटा है, 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, तो उनका जो पिछले एग्ज़ाम में मार्क्स आया 65%, तो उसे मैं कैसे बढ़ाऊँ, उसे धीरे धीरे बढ़ाना है ना, उससे प्यार से बातें करनी है ना। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है, हम बच्चे को ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, हमारा स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया जाता है, लेकिन घर में हम अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं। हमारे घर में किसी के पास, जो भी पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो बच्चे से मिले, उनके लिए एक ट्यूटर की व्यवस्था कर दी जाती है। वो ट्यूटर भी शायद उनके हिसाब से, उनके सब्जेक्ट, उनके सिलेबस के हिसाब से बेहतर नहीं होते। लेकिन हम यहाँ पे गलती करते हैं, उन्हें प्रेशर डालते हैं, बच्चे बाबू तुम्हें अब इंग्लिश में ही पढ़ना है, तुम्हारी जो किताबें हैं पूरा इंग्लिश मीडियम है, तुम्हें इसे कवर करना है। लेकिन ये कभी नहीं करते हैं कि सेम सिलेबस की एक हिंदी मीडियम की बुक हो, या आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आपकी क्षेत्रीय भाषा जो है, उस भाषा के हिसाब से सेम उसी टॉपिक का एक हिंदी जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उससे रिलेटेड एक सेम कॉपी बुक का ले आएँ, खुद से थोड़ा पढ़ें और बच्चे को वो टॉपिक घर में उनकी अपनी भाषा में समझा दें। फिर वो बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके भी इंग्लिश में उस टॉपिक को डील करेगा, तो वो कहीं ना कहीं जितना पहले कर पा रहा था उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा, और वो एक दिन वो ज़्यादा रिजल्ट लाने में सक्षम होगा और उसका रिजल्ट परसेंटेज जो आपकी उम्मीद है वो बेहतर होता चला जाएगा। फिर बात आती है, घर में बच्चा जब स्कूल से आता है तो हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होता है। तो बच्चे के साथ एक रूटीन वर्क होता है,
जिस तरह से स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो उनका एक रूटीन होता है, असेंबली होती है, उससे पहले थोड़ी क्लास की सफाई भी होती है, वो देखते हैं, उसके बाद असेंबली में टीचर्स की बातों को सुनते हैं, फर्स्ट पीरियड होता है, अटेंडेंस होते हैं, इंट्रोडक्शंस होते हैं, बाकी सभी जगह का अलग अलग रूल्स है, जो भी होता है उनके स्कूल में, लेकिन वो एक रूटीन के तहत होता है। तो आप उनका जो घर का भी शेड्यूल है ना, वो एक रूटीन के तहत, रूटीन के अंतर्गत लाने की कोशिश करें। इस रूटीन की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो का टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो लेकिन मैंने अभी तक यह बात नहीं बोला था कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने जितनी भी बातें रखी है आपके सामने, अगर आपको यह सारी बातें मेरी सुनने में अच्छी लगी हो, या कहीं से भी लगा हो कि आपका बच्चा यह सुन के कुछ अच्छा कर सकता है, तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ में आपको मैं बच्चों की जो दैनिक दिनचर्या, जिसे हम इंग्लिश में रूटीन कहते हैं, इन सभी बातों को लेके आ रहा हूँ। और छोटे छोटे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, और उनके मम्मी पापा को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को देखें समय निकाल कर, और अपने बच्चे को भी दिखाएं। ये केवल पेरेंट्स के लिए नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए है। मैं 1-2 वीडियोज़ के बाद उनके लिए पढ़ाई से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगा। सबसे पहले राइटिंग उनकी कैसे सुधारनी, ये मेरी गारंटी है। आपका बच्चा का राइटिंग कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो, मैं उसे 3 से 4 वीडियोज़ में सुधारने की कोशिश करूँगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।